नमस्ते सर, कैसे हैं? सब ठीक। दुर्गानंद झा सर, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस पटना में एक थिंक टैंक है, वो चलाते हैं। और इन्होंने एक ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट, ये एक पुस्तक इनकी आई है। ये इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले इन्होंने 3 साल 4 साल पहले एक इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट सर आपने बनाई थी, जी। और उसमें जो भारत में माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार की या विभिन्न राज्य सरकारों की, उसका पूरा एनालिसिस किया था। कहीं ना कहीं जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी माइनॉरिटीज़ के ऊपर 2005-06 में, उसका एक काउंटर था, जो आपकी इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट नाम से जो टाइटल से छपी थी। पहले इसमें जाने से पहले मैं ये एक बता दूं सब लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया की जो माइनॉरिटी पॉलिसी है वो कितनी देश विरोधी या विभाजक उसको कह सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें देखिए, इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कम से कम भारत सरकार का जो उनका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो कम से कम 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपया हर साल खर्च करती है। उसमें ऐसी स्कीम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आपको दूसरे कोई उसको अवेल नहीं कर सकता है। जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, चाहे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इस तरीके की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। अच्छा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी उनका काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें वो उनके ऊपर लागू नहीं होता है। और जो सभी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, सेक्युलर स्कीम्स में भी 15% एक कोटा रहता है कि आप वो माइनॉरिटीज़ को देना ही है। तो एक तरीके से जो मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी 2007 में, प्रधानमंत्री जो थे, कि जो माइनॉरिटीज़ का है वो फर्स्ट राइट नेशनल रिसोर्सेज पे है, तो वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने वो उस पर ठप्पा लगा के वो तब से चल रहा है। और पिछले 15-17 साल हो गए अब, तब से ये पॉलिसीज़ चल रही है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री 2006 में बनी थी, आज तक चल रही है। तो आपकी जो इंडियाज़ माइनॉरिटी रिपोर्ट थी उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। उसमें आपने एक बात कही थी कि ये जो पूरी जो माइनॉरिटी सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ हैं सर, इसमें ये बताइए कि ये क्या मानसिकता है जो हमको इस तरीके की माइनॉरिटी फर्स्ट, मतलब उनको पहले रख के ये पॉलिसीज़ जो बन रही हैं, इसका क्या औचित्य है, क्या अप्रोच है इसकी? देखिए, अगर आर्थिक समस्या है या कुछ शिक्षा की समस्या है, इस सब को कम्युनलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको न्यूट्रल अप्रोच से डील किया जा सकता था। अगर हमने रिपोर्ट में भी लिखा था, जो अगर मुस्लिम बैकवर्ड है तो ये जानना जरूरी है जो कहाँ के मुस्लिम बैकवर्ड है। तो वो बिहार के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, वो असम के हैं, वो वेस्ट बंगाल के हैं। और ये वैसे स्टेट्स हैं जिस वो पूरा स्टेट ही बैकवर्ड है। तो जब पूरा स्टेट बैकवर्ड है तो वहाँ मुस्लिम है तो वो भी बैकवर्ड है। तो स्पेशली आप वहाँ के मुस्लिम को निकाल करके जो वो बैकवर्ड है उसको एक इशू बना रहे हैं, ये गलत बात है। वो पूरा स्टेट ही बैकवर्ड है, सभी कम्युनिटी में बैकवर्डनेस है। कहीं 19-20 का मामला हो सकता है। तो एक ये कम्युनल अप्रोच से आप इस जो आर्थिक समस्याएं हैं या बैकवर्डनेस की समस्या है उसको देखने का जो कम्युनल अप्रोच है, जो सच्चर कमेटी के रूप में पहली बार देश के सामने एक फॉर्मल रूप में सामने है, वो गलत था। मैंने उसका विरोध किया था उस रिपोर्ट में। और एक इसमें इंटरेस्टिंग आपने एक स्टैटिस्टिक आपने बताया है कि भारत के जो 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और बंगाल, इन 4 राज्यों में भारत की 32% आबादी रहती है। लेकिन इन्हीं 4 राज्यों में जो मुस्लिम आबादी है देश की, वो 52% मुस्लिम आबादी, यहाँ 53%। तो ये एक यहीं पे स्क्यूड हो गया मामला जी, कि अगर आप सभी माइनॉरिटीज़ को नेशनल माइनॉरिटी के तरीके से आप देख रहे हैं, स्टेट वाइज ना देख के, तो वहाँ पे आप एक तरीके से ये देख रहे हैं कि जो सबसे गरीब राज्यों में रहती हैं माइनॉरिटीज़, उनके बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं। एक जो अमीर राज्य में रह रहा है हिंदू है और उसे एक गरीब राज्य में रह रहा है मुस्लिम है, उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा जो लैक्यूना है वो एक ये था। बिल्कुल, अगर आपको कंपेयर करना था तो ये देखना था जो बिहार के हिंदू से बिहार के मुस्लिम कितने पिछड़े हैं।
उत्तर प्रदेश के हिंदू से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कितने पिछड़े हैं, तो वो नहीं पिछड़े हैं, वो सब 19-20 का मामला है। तो वो एक देखने का वो गलत नज़रिया था। दूसरा, एक माहौल बनाया गया जो वैसे सच्चर कमेटी में शायद ये कहीं मैं देखा नहीं लिखा हुआ, लेकिन टीवी चैनलों में बहुत बार सुना, जो सच्चर कमेटी ने कह दिया है जो मुस्लिमों की स्थिति 80 से भी खराब है। तो मैंने रिपोर्ट में चैलेंज किया था, जब मैं रिपोर्ट रिलीज किया था, जो कोई 5 गांव मुझे इस देश में दिखा दें जिसमें एससी की स्थिति, जिसमें मुस्लिम भी रह रहे हों, एससी भी रह रहे हों, और एससी की स्थिति मुस्लिम से अच्छी है, तो मैं रिपोर्ट वापस ले लूँगा। 5 गांव पूरे देश में, 5 गांव कोई नहीं दिखा पाया जो जिस गांव में मुस्लिम की स्थिति एससी से खराब हो। इंडिविजुअली हो सकता है, लेकिन गांव के लेवल पर ऐसा नहीं है कोई गांव। तो अब हर जगह ये माहौल बनाया गया जो एससी से भी मुस्लिमों की स्थिति खराब हो गई है। एक बहुत ही गलत परसेप्शन डेवलप किया गया था जो वास्तविकता से बिल्कुल ही अलग है, कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता से। मैंने रिपोर्ट में भी देखा, उस इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट में था, जो 10 स्टेट है जिसमें हिंदू से जो पर कैपिटा इनकम है या हाउस होल्ड को मैंने ज़्यादा तवज्जो दिया था, उसमें 10 स्टेट में हिंदुओं से मुस्लिमों की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। उसको किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया। तो वहाँ तो हिंदू बैकवर्ड है। और 8 स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे नंबर्स में भी हिंदू माइनॉरिटी में है। हाँ, माइनॉरिटी में है। और ये पता नहीं और आगे 10-20 साल में और कितने स्टेट ऐसे हो जाएंगे। नहीं, इसमें अगर आपने कहा ना 10 स्टेट में ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू का सिचुएशन जो है वो मुस्लिम से बैकवर्ड है, लेकिन मैं अगर नेशनली बात करूँ तो 2 आपने फैक्टर्स दिए हैं। एक जो बताया जाता है ना कि क्या कारण है कि हम, एक तो पहली बात तो माइनॉरिटी पॉलिसी नहीं है, ये एक मुस्लिम पॉलिसी है। माइनॉरिटीज़ का नाम बस वहाँ पे लगा दिया है, क्लब कर दिया गया है, जिसमें आप जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख, उनको आपने क्लब कर दिया है। जैन्स को तो 2014 में ही ऐड किया है। अब ये देखिए कितना अनफेयर है एक तरीके से। आप मुस्लिमों को एक बार छोड़ दीजिए, इकोनॉमिकली और सोशल बैकवर्डनेस आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि आप एक अलग से इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन खराब है, ये क्राइटेरिया है। लेकिन आप देखिए लिटरेसी में हिंदूज़ का जो 2011 की बात है, ये हिंदूज़ का जो लिटरेसी रेट है वो 63.61% है। अब बुद्धिस्ट का 71.8% है, क्रिश्चियंस का 74.35% है, सिख्स का 67.51% है और जैन्स का 86.73% है। आप इन सभी माइनॉरिटीज़ का जिनका लिटरेसी रेट हिंदुओं से बेहतर है, आप उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो माइनॉरिटी पॉलिसी के नाम पे, पहली बात। दूसरा, एनएसएसओ का डेटा है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन डेटा है, पर हाउस होल्ड कितना मंथली कंजम्पशन होता है, उसमें आप देखिए हिंदुओं का 8,086 रुपया है, मुस्लिमों का 8,069 है। मतलब सिर्फ 17 रुपये का अंतर, 17 रुपये का अंतर है महीने का। बिल्कुल। और उनको आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो। और मैं कम्युनिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिख, जैन, इनका तो 10,000 से भी ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। और मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट हिंदुओं से बहुत थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा कम है। तो आप इतने अंतर पे आप उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये तो मतलब हद हो गई। देखिए, इसमें आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो हम लोग जब लिटरेसी की बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन वाली ये सब बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम का जो लिटरेसी है, स्किल लिटरेसी है, वो हिंदू से बहुत ज़्यादा है। स्किल लिटरेसी हिंदू में कम है, अच्छा, और मुस्लिम में ज़्यादा है। और कोई कहीं नौकरी करने के लिए, खास के इनफॉर्मल सेक्टर में, या अपना कोई व्यवसाय करने के लिए स्किल लिटरेसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आपको टेलरिंग आता है कि नहीं, आपको बार्बर का काम, या बहुत सारे ऐसे छोटे मैकेनिक के काम है, ये है वो है, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे जो कहीं अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी बिल्डिंग में, तो जो मेन जो कारीगर रहता है वो मुस्लिम आपको मिलेगा, मजदूर आपको हिंदू मिल जाएगा, उसमें मुस्लिम भी हो सकता है लेकिन वो आपको मिलेगा। और ये कई सारी चीज़ों में, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बहुत सारे सेक्टर, पंक्चर हो, चाहे कुछ भी हो।
स्किल लिटरेसी मुस्लिम का ज़्यादा है हम्म। और हिंदुओं का कम है। इसका क्या कारण है? उसका कारण है जो है बचपन से ही वो लोग जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जाता है, हम्म। वो स्किल में सीखता है। अभी भारत सरकार ने भी तो उसी को फॉलो कर रही है। भारत सरकार कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ला रही है, जो हम 8th के और 10th में ही स्किल वाला एजुकेशन चालू करेंगे। तो वो मुस्लिम पहले से कर रहा है, वो एडवांस है, भारत सरकार से आगे है। हाँ, वो बिना मतलब के फॉर्म, वो 12th का डिग्री लेकर के क्या करेगा? मार्केट में घूमेगा, उसको कोई जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन टेलरिंग का काम सीख लेगा तो कहीं एक मशीन लगा कर बैठ जाएगा तो वो आराम से 1000-2000 डेली मिनिमम कमा सकता है, और वो कर रहा है ऐसा। तो इसीलिए वो कहीं आर्थिक रूप से बैकवर्ड नहीं है। वो एक गलत परसेप्शन हर जगह फैला दिया गया है, कहीं किसी भी ढंग से आर्थिक रूप से बैकवर्ड नहीं है। और ये भी एक बात है ना कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो मतलब 300 साल 400 साल पहले वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से कन्वर्ट हुए हैं, और वो जो कास्ट थी वो किसी न किसी धंधे में लगी हुई थी, चाहे भाई कोई नाई का काम कर रहा है या कोई बढ़ई का काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से। तो वो ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गए हैं? तो वो उन्होंने अपना जो कारोबार है वो नहीं छोड़ा है, और शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है उसकी वजह से, धर्म अलग होने की वजह से। तो उन्होंने वो अपना जो काम है वो उसी में लगा के रखा हुआ है, वो कमाते हैं उस हिसाब से, मतलब अपने माँ बाप से सीखते हैं या अपने आसपास कहीं सीख लेते हैं। वो स्किल का जो कंसेप्ट है ना, वो ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये एक सच्चाई है। जो कोई अगर किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है तो उसका स्किल तो उसके पास जो है वो तो रहेगा ही। तो वो है उसके पास स्किल। और दूसरा क्या है, तो वो लोग ये समझ गया है ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। अगर इसमें बहुत अच्छा करेंगे तभी कुछ स्कोप है, नहीं तो वो देखता है अगल बगल में हमारे दूसरे लड़के वो सर्टिफिकेट 10th पास कर लेते हैं, 12th पास भी कर लेते, तो क्या कौन सा नौकरी उनको मिल जाता है? तो वो लोग उधर जाते ही नहीं है। वो ज़्यादा मेरे समझ से एक फार साइटेड अप्रोच है, जिसको बैकवर्डनेस दिखाया जाता है। वो बैकवर्डनेस हाई नहीं बेसिकली। और जो रिलीजियस एजुकेशन है वो तो मदरसे में फ्री में वो फ्री में मिल जा रहा है, वो सब वहाँ सबको मिलता है। जो मदरसे में नहीं जाते हैं उस परिवार में मौलवी साहब आते हैं और उनको पढ़ाते हैं, तो इसलिए रिलीजियस एजुकेशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, या रिलीजियस लिटरेसी कहिए, वो मुस्लिम में सबसे ज़्यादा है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी उतनी नहीं है, लेकिन मुस्लिम में सबसे ज़्यादा है। और इनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है उसमें भी आपने एक बात कही है कि जो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, जो कि आरटीई और इनके बीच में नहीं आते हैं, जो लॉज में नहीं आते हैं। तो वो जो एजुकेशन हो रही है वो आउट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हो रही है जी। उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। उसमें देखिए, उसमें क्या है, जैसे मदरसे में कौन लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसको कहा जाता है बैकवर्ड है या बहुत छोटे छोटे जॉब में लगे हुए हैं, उस परिवार के जो मजदूर हैं या कारीगर ऐसे के बच्चे जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि वो परिवार का साइज बड़ा होता है, पढ़ाएंगे स्कूल में तो वहाँ फी देना पड़ेगा, तो वो मदरसा भेज देते हैं, वहाँ पढ़ाई का खर्चा नहीं, उल्टे खाना वाना भी फ्री में मिल जाता है। तो जिसको अगर आप एजुकेशन को मानेंगे अपलिफ्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट, तो जिसको सबसे ज़्यादा अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है वो मदरसा में जा रहा है। तो अगर इस फॉर्मल एजुकेशन अपलिफ्टमेंट का साधन है तो आप उसको मदरसा से उस सेक्शन को बाहर निकालिए, जिसको अब ये थोड़े है जो किसी समाज का जो सबसे निचला तबका है उसकी जिम्मेवारी है रिलीजन को चलाना। अच्छे परिवार के कितने लोग मदरसा पढ़ने जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? वो भी जाए पढ़ने, अगर ये इतनी वो समझते हैं जो उनके रिलीजन के लिए बहुत जरूरी है। ये इसमें आपने कहा ना कि जैसे जो एक फैक्टर और एक रीजनिंग जो दी जाती है माइनॉरिटी पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए कि वो कि इनका जो नंबरिंग है, मतलब जो नंबर है पॉपुलेशन में, शेयर है वो कम है, मान लीजिए 10% है, 15% है, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, तो उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए माइनॉरिटी पॉलिसी ज़रूरी है।
देखिए, वो सिक्योरिटी का कंसेप्ट कुछ अलग है। जो सामान्य रूप में जो आप सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं, तो जब मुस्लिम सिक्योरिटी का मतलब अ, के बारे में सोचता है तो वो अलग ढंग से सोचता है। हम्म। जैसे वो सोचता है, जो मान लीजिए अगर वो कहीं पब्लिक प्लेस पर मान लीजिए नमाज पढ़े तो उसको कोई दिक्कत ना हो। हम्म। इसका ये नहीं मतलब है जो कोई कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। कौन डिस्टर्ब करने का हिम्मत करेगा? कोई नहीं करता है। हम्म। उसके बाद वो लोग ये चाहता है, जो मान लीजिए शुक्रवार है, रास्ता घेर करके नमाज पढ़ रहा है, तो कोई डिस्टर्ब ना करे, रास्ता तब तक रुके। तो उसका सिक्योरिटी का कंसर्न जो बार बार लोग उठाते हैं, वो कंसेप्ट ही सिक्योरिटी का अलग है, जो मतलब कुछ हद तक उनको मनमानी करने की भी छूट मिलनी चाहिए। हम्म। ये है सिक्योरिटी कंसर्न उनका। हम्म। उनका ये नहीं है जो भाई आप उनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो मामला नहीं है, जिसे लोग तो उसका मीनिंग लगा लेते हैं। और अच्छा। चूंकि प्रशासन उस पर अगर कोई एक्शन ले तो उनको लगता है जो प्रशासन हमको तंग कर रही है, हम्म। हमको मजहबी काम, हम नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सड़क पर ही बैठ के हमको सरकार पुलिस डिस्टर्ब कर रही है। ये है उनका आइडिया सिक्योरिटी के बारे हम्म। लेकिन एक बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज भी हैं, जैसे सिक्योरिटी की हमने बात की। इसमें क्या है कि जो माइनॉरिटी का है कि नंबर में कम है, लेकिन नंबर में अगर देखा जाए तो मुस्लिम से कम तो जैन भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। तो उनको तो कभी सिक्योरिटी का कंसर्न ये रहता नहीं है। तो ये जो कारण है हिंदू मुस्लिम के जो बीच में कंटेंशियस इश्यूज जो हैं, इनका जड़ कहाँ पे है? में। देखिए, जड़ तो उसके थियोलॉजी में है। थियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशो कल्चरल, काफ़ी। सब हाँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम्म। और थियोलॉजी का मैं पहले नाम इसीलिए लिया क्योंकि वहाँ आपका जो कंसेप्ट है, आप दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन वाले माइंडसेट के साथ वो रिलीजन अपने को प्रस्तुत करता है। हम्म। ठीक है, एक्सेप्टेंस का वहाँ नहीं है मामला। ठीक है, तो अब वो उनका ये है, जो हम रिजेक्शन की बात करेंगे आपकी, लेकिन आप हमको टॉलरेट करो। अब जैसे सनातन धर्म वगैरह है, वो एक्सेप्टेंस की बात करता है। तो भाई बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म। तो ये एक्सेप्टेंस का जो अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। टॉलरेंस वाला जो अप्रोच है, भाई हम कुछ भी करें हमको टॉलरेट करिए, तो वो थोड़ा निगेटिव अप्रोच है। हम्म। ठीक है, तो उन लोगों का एक तो ये है जो टॉलरेंस पर बहुत फोकस है, जो हम कुछ भी करें आप टॉलरेट करिए, हम्म। हमको डिस्टर्ब मत करिए। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐतिहासिक कारण है जिसके कारण अभी तक वो चल रहा है। अभी जैसे कई मंदिर है जो कि उन लोगों के कब्जे में है, तो आप उनको नहीं, आप हिंदुओं के डिग्निटी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। हम्म। तो फिर आप कहेंगे जो भाई हमारे साथ जो है ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। तो आप म्यूचुअली एक सेल्फ रिस्पेक्ट का, म्यूचुअली एक्सेप्टेंस का एक जब तक माहौल नहीं बनेगा, जब तक आपका माइंडसेट उस फ्रेम में नहीं आएगा, तब तक आप बहुत ही एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर सोसाइटी में क्रिएट नहीं कर सकते। हम्म। तो ये जैसे आपने इसमें ये भी लिखा है कि इनके जो कारण है सोशो कल्चरल, जी इस पे आ जाते हैं थोड़ा। क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने लिखी है कि कुछ फैक्टर्स हैं। क्योंकि एक बात ये आती है कि जो मुस्लिम बैकवर्ड हैं, वो भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि उनको एक्सक्लूजन में अपने आप चले जाते हैं वो। तो ये बताइए कि जो कोई भी कम्युनिटी है उसमें कई कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो बैकवर्डनेस है भारत में, वो क्यों है? उसके क्या मुख्य क्या कारण है? क्या वो भारत सरकार की नीतियां हैं या कम्युनिटी का ही कोई इशू है? मुस्लिम कम्युनिटी का ये आरोप है जो ये डिस्क्रिमिनेशन के कारण हम लोग बैकवर्ड हैं। हम्म। लेकिन ना तो वो लोग बैकवर्ड हैं हम्म। और ना डिस्क्रिमिनेटेड हैं। किसी भी मामले में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जहाँ तक बैकवर्डनेस का कारण है, उसका 3-4 हमने अपने रिपोर्ट में दिया है। जो एक होता है लिटरेसी का रेट।
तो लिटरेसी रेट जो मेल का है वो लगभग उतना ही है जितना कि हिंदू का है या नेशनल रेट है, उसी के आसपास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल का लिटरेसी रेट काफ़ी कम हो जाता है, तो इसके कारण ओवरऑल कम्युनिटी का कम हो जाता है, जिसको कम्युनिटी का बैकवर्डनेस के रूप में आप दिखा रहे हैं, वाला वो हो गया है। तो इसमें कमी किसकी है? कमी कम्युनिटी का है, जो अपने महिलाओं को स्कूल नहीं जाने देती है। जाएगी तो केवल रिलीजियस एजुकेशन के लिए ये लोग भेजते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं तालीम के लिए भेजते हैं। तो इसके कारण जो है वो जिसको मतलब उसका लिटरेसी रेट कम हो रहता है। तो ये हो गया। दूसरा है वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो। वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो जो है मुस्लिम मेल का बहुत ही अच्छा है, जैसे नेशनल है बाकी का है वैसा ही है, लेकिन महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन रेट कम है। महिलाएं जो है वो घर से ज़्यादा काम, वो पर्दे में रहती है, मतलब बुर्का वगैरह पहन करके घर में बैठेगी, काम करने जाती नहीं है। तो जो मेल मेंबर है उस पर उसके इनकम पर पूरे परिवार का बोझ आ जाता है। इसीलिए कहीं कहीं आप जो देखते हैं, जो पर कैपिटा के स्तर पर आप देखेंगे तो वो कम नज़र आता है। उसके कारण क्या है, एक तो महिलाएं काम नहीं करती है, फैमिली का साइज ज़्यादा बड़ा है, तो इसी कारण पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है, जिसको ये लोग उठाते हैं जो भाई बहुत बैकवर्डनेस ये मुस्लिम कम्युनिटी में है, इसलिए आपने हाउस होल्ड को हाउस होल्ड से कंपेयर किया है जी। और वहाँ पे बिल्कुल सेम है, वहाँ बिल्कुल सेम है। तो दिक्कत ये है कि ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा, वो असली समस्या है। जब तक आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी में मैंने ये देखा सबसे ज़्यादा जो है विकास अगर चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को, तो उसका पहली शर्त है जो अपने अंदर सोशल रिफॉर्म करे। बिना सोशल रिफॉर्म के उन लोगों का विकास नहीं हो सकता है। तीसरा, इसका कारण एक और ये भी है, जैसे केरला का एग्जाम्पल उस स्टडी में जो लिया गया है, केरला में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है सबकी, हिंदुओं से पर कैपिटा इनकम अच्छा है केरला में मुस्लिमों का, क्योंकि गल्फ कंट्री से बहुत पैसा आता है। वुमेन का लिटरेसी रेट भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, वहाँ सभी लिटरेट है, तो इसलिए सब लिटरेट है। लेकिन वहाँ जो है पॉपुलेशन, ये जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है मुस्लिम का। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बैकवर्डनेस और पॉवर्टी के कारण है, वो ऐसा नहीं है। बाकी कम्युनिटी के संदर्भ में हो सकता है सही हो, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के संदर्भ में सही नहीं है। केरला में सबसे ज़्यादा धनी भी है, एजुकेशन भी है और बर्थ रेट भी सबसे ज़्यादा है। इसमें लिखा है आपने 6 गुना बर्थ रेट है हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू ग्रोथ जी, चाइल्ड बर्थ का जो रेट जी। उससे स्थिति अभी और खराब है और ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, इसमें मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगा। आपने जैसे लिखा है ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में 24% है जी। इसके कंपैरिजन में क्रिश्चियंस में 15.5 है, 8.4 है सिख्स का, 6.1 है बुद्धिस्ट का और 5.4 है जैन्स का। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ही आपने बोला है, कैलकुलेट किया है आपने कि जो डिफरेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसके कारण मुस्लिम जो एवरेज मुस्लिम है वो 38% गरीब हो जाता है हिंदू के कंपैरिजन में। बिल्कुल। तो ये मतलब लगभग 1/3 से भी ज़्यादा कारण जो है गरीबी का उसका पॉपुलेशन कंपैरेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हमने उसमें क्या लिया, जो 1951 का बेस लिया। हाँ, जो 1951 में हम मान के चलते हैं जो हर एक व्यक्ति पर एक यूनिट था, रिसोर्स अवेलेबल था। तो 2011 के सेंसस से जब हम कंपेयर किए तो वो देखे जो मुस्लिम जो है वो अगर मान लीजिए रिसोर्स उतना ही है, हम ये मान लीजिए जो रिसोर्स उतना ही है, लेकिन केवल पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उस बीच में, तो मुस्लिम जो है वो 38% जो है वो पुअर हो गया है हिंदू से। उसका मुख्य कारण है जो हिंदू से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसका इतना ज़्यादा रहा है।
इसी कारण ये है। अच्छा, यही मेन फैक्टर, यही मेन पार्ट, सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नहीं तो इतना लोगों के पास स्किल लिटरेसी है, गरीब होने का कोई कारण नहीं है। तो आपको कहीं लगता है कि अगर वुमेन, क्योंकि और ये उतना गरीब हाई भी नहीं जितना दिखाया जा रहा है, उतना हाई भी नहीं, कि वो पूरा रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए सबको जो है वो बताया जाता है। उतना गरीब हाई भी नहीं, वो भी एक जो है एक मतलब प्रोपेगेंडा है, इतना गरीबी है। नहीं, वो अगर सारे फैक्टर्स मिला भी लें तो मान लीजिए एक तो पहले से ही सिमिलर है, जब आप कंपैरिजन करते हैं लिटरेसी रेट का या इकोनॉमी वाइज भी, मंथली कंजम्पशन वाइज भी देखें तो दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर, हिंदू और मुस्लिम सिमिलर हैं। लगभग सिमिलर है। लेकिन अगर आप और फैक्टर्स देखें, साइज ऑफ फैमिली, भाई आप वुमेन को कमाती नहीं है, औरतें कमाती नहीं है, ना पढ़ती हैं, तो उन सब फैक्टर्स को अगर लगा दें, अगर वो पूरे हो जाते वो फैक्टर्स, तो मुस्लिम्स तो बहुत आगे होते, बहुत आगे होते, हिंदू से, बहुत आगे होते। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये सब है। मार्जिनलाइजेशन जो कहते हैं मुस्लिम्स का, वो अपने ही कम्युनिटी में जो कमियां हैं उसकी वजह से। वो मार्जिनलाइजेशन तो कहीं है ही नहीं, पता मार्जिनलाइजेशन मतलब जो उनका परसीव्ड लगा सकते हो आप। हाँ, मार्जिनलाइजेशन ये लोग सोचते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है। अरे गवर्नमेंट जॉब ही डेवलपमेंट का पैमाना थोड़े है। जैन कितने हैं, ये पारसी कितने गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं? नहीं, बहुत नहीं जा रहे हैं, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। जैन कम्युनिटी में कितने बिजनेस में जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं? कम ही जा रहे हैं, मैक्सिमम का अपना बिजनेस है। तो वो गवर्नमेंट जॉब ये पैरामीटर ही गलत था। गवर्नमेंट जॉब जो है वो डेवलपमेंट का पैरामीटर नहीं हो सकता है। सही बात है। ये तो खैर ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, और भी कई पॉलिसीज़ हैं, जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी में भी एक यही क्राइटेरिया आता है कि जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकारी में। और ये भी बात आई थी सच्चर रिपोर्ट में कि सरकार में भी वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना जितना पॉपुलेशन का है। देखिए फिर तो उसी से फिर रिजर्वेशन की भी डिमांड उठती है। नहीं, फिर तो सब कम्युनिटी का हिसाब बांट दीजिए आप। हाँ। यही करना है तो बांट दीजिए, इसका इतना बनेगा, इसका इतना बनेगा। हाँ। फिर आप ये आर्टिकल 14 वगैरह हटा लीजिए, जो हम सबको समान अपॉर्चुनिटी देंगे, हम कोई 16 वगैरह में ये जो है हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कोई डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ नहीं करेंगे, एक फेयर रखेंगे क्राइटेरिया, ये सब हटा दीजिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें हम जैसे कितनी सारी कमियों की तो ऑलरेडी बात कर ली है कि मतलब कितनी फ्रॉड है ये पूरी माइनॉरिटी पॉलिसी, लेकिन इसमें दो और फैक्टर मैं जोड़ देता हूँ। एक तो ये कि जो माइनॉरिटी पॉलिसी है वो पूरे देश को देखती है, पूरे नेशन में कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी है। तो उससे दो बातें होती हैं कि आप, एक तो ये जो डिफरेंस है स्टेट्स का, बिहार के मुस्लिम और केरला के मुस्लिम में बहुत फ़र्क है, तो आप वो सब एक समान कर देते हो, ठीक है। उससे एक दिक्कत तो ये है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है माइनॉरिटी पॉलिसी का, वो आपका है कि जो आपने सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे फोकस किया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों की बात है। देखिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, देखिए मुस्लिम डबल फायदा लेता है कई जगह। अच्छा, हाँ, आपने ये पाया सर्वे में? कई जगह है, जैसे अरबी है। अब अरबी तो यहाँ किसी का मातृभाषा है नहीं, या फारसी है वो, अगर या उर्दू को आप ले लीजिए, ठीक है, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का फ़ायदा हो गया। इधर रीजनल रिलीजियस माइनॉरिटी का फ़ायदा हो गया, उधर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का फ़ायदा हो गया, तो माइनॉरिटी का भी फ़ायदा डबल हो जाता है। माइनॉरिटी का फ़ायदा, दो माइनॉरिटी का फ़ायदा हो गया। सही बात है, ठीक है। बहुत जगह उर्दू स्कूल का अपॉइंटमेंट, ये टीचर का अपॉइंटमेंट का लिए बहुत डिमांड आता है, वो सब माइनॉरिटी का ये है वो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और दिक्कत ये भी है ना कि लिंग्विस्टिक तो स्टेट लेवल पे डिफाइन हो सकता है, स्टेट लेवल पर डिफाइन होता है, लेकिन जो आपने माइनॉरिटी का नेशनल, रिलीजियस माइनॉरिटी आपने नेशनल कर दिया, तो कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए सबसे पहले माइनॉरिटी पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए। आपके पास अगर कुछ ऐसा करना ही है तो आप डिपार्टमेंट बनाइए, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, उसी में आपको कुछ करना है जो देख लीजिए, किसी को कुछ ज़्यादा समस्या है रिलीजन के कारण है तो उसको दे दीजिए, उसको कंपनसेट कर दीजिए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का क्या मतलब है? देखिए एक सेंस में तो हर एक आदमी माइनॉरिटी में है। हम मान लीजिए ब्राह्मण है, हम भी माइनॉरिटी में है। यहाँ तो कास्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हिंदू के अंदर ब्राह्मण माइनॉरिटी में है,
वो कास्ट देखेंगे तो सभी माइनॉरिटी है फिर। उसके बाद देखेंगे हमारे गांव में, फिर हम कहेंगे हम मैथिल ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों में मैथिल ब्राह्मण माइनॉरिटी में है, तो हर एक आदमी माइनॉरिटी में है। ये तो मतलब एक मतलब हंसी का विषय है माइनॉरिटी का सारा मामला। उसमें इंडिया का माइनॉरिटी जो पॉलिसी तो कुछ है नहीं, लेकिन जो भी प्रोग्राम वगैरह स्कीम वगैरह ये क्या है, उसमें मेरा एक्यूजेशन है जो उसको ठीक से कंसीव ही नहीं किया गया है, और उसमें लैक ऑफ पर्पसफुलनेस जो है वो बहुत ज्यादा अखर रहा है। आपका पर्पस क्या है आखिर? मेन बात यहाँ पे आती है ना, अप्रोच। अगर आपके अप्रोच है, उसका मेन कारण क्या है? क्या नहीं, आप क्या चाहते हैं अल्टीमेटली? आप क्या चाहते हैं? आप मेन स्ट्रीम में माइनॉरिटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, या माइनॉरिटी का सेपरेट आइडेंटिटी बचा करके रखना चाहते हैं? क्या चाहते क्या है? अब ये तो बताइए, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपको पूरा माइनॉरिटी ये देख लीजिए, उसका मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये नहीं, अरे मान लीजिए आर्थिक चीज़ है, अगर आपको उसका ग्रोथ करना है तो उसके लिए आप अलग से गरीबों के लिए डिपार्टमेंट बना दीजिए, जो पुअर वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसमें सबसे कवर हो जाएगा। उसमें आपको पॉवर्टी को कम्युनलाइज भी नहीं करेंगे, सेकुलर वे में ये सब किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के लेवल पर सोच की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखद विषय है, दुखद बात है। आपने लिखा भी है कि जो असिमिलेशन होना चाहिए माइनॉरिटीज़ का मेन स्ट्रीम में, वो एक मेन पर्पस होना चाहिए किसी भी माइनॉरिटी पॉलिसी का। देखिए है क्या, मैंने दो चीज़ आइडेंटिटी वाले फैक्टर में को मैंने थोड़ा डिस्कस किया। मैंने कहा आइडेंटिटी दो होता है, एक तो होता है असर्टिव आइडेंटिटी, दूसरा है एसिमिलेटिव आइडेंटिटी। असर्टिव आइडेंटिटी मतलब अपने को असर्ट करने के लिए हम जो है वो आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बुर्का है, बुर्का से कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है? मान लीजिए बुर्का जो है, किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्या है? उसका फेस है, उसका अपना चेहरा है, ठीक है। अब जब बुर्का की आप बात करते हैं तो पर्सनल आइडेंटिटी वहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ ग्रुप आइडेंटिटी आ जाता है, वो फैक्टर हो जाता है। तो आप एज ए पर्सन दिखना ही नहीं चाहते हैं, आज आप एज ए ग्रुप दिखना चाहते हैं, तो पर्सनल आइडेंटिटी तो खत्म हो गया, ग्रुप आइडेंटिटी उभर करके आ गया। दूसरी तरफ आप कहते हैं ये हमारा आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? आप तो आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिटी महत्वपूर्ण होता है। हर एक आइडेंटिटी कार्ड पर आपका फोटो लगता है, क्योंकि वो आपको आइडेंटिटी है, वो आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप आइडेंटिटी का भी बात बेमानी है, आप असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो मैं ये हूँ। तो मैं ये कहा जो भाई आइडेंटिटी एसिमिलेटिव होना चाहिए। एक हद तक हर एक का आइडेंटिटी जोड़ी है, उसके बाद उसका एसिमिलेट करना चाहिए नेशनल मेन स्ट्रीम। इसी से जुड़ी बात है, हर जगह गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, तो मैंने उसको ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन किया बोलने के लिए। तो भाई गंगा है, गंगा ठीक है जाएगी, अब यमुना गंगा में मिलेगी तो यमुना कहेगी जो हम अपना आइडेंटिटी रखेंगे तो फिर गंगा न तो गंगा बन पाएगी, न तो यमुना यमुना रहेगी। गंगा में भी तो सभी नदियां कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो गंगा यमुनी से ये बात फालतू है। संस्कृति चाहे यमुना की होगी या गंगा की होगी, गंगा है तो गंगा में बाकी सब एक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर हो सकता है। इसलिए नेशनल कल्चर में बाकी सब कंट्रीब्यूटिव फैक्टर हो सकता है। इसमें दिक्कत ये भी है ना, अगर मुस्लिम के को यमुना अगर मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है तो फिर क्रिश्चियन का क्या करेंगे? उसका इस देश में हिस्सा नहीं है, बाकी कम्युनिटी का कोई हिस्सा नहीं है। एक हिंदू हो गया, एक मुस्लिम हो गया, बस हो गया, खत्म मामला। ऐसा तो नहीं है। तो इसको हम लोग को गंगा यमुनी संस्कृति की बातचीत को इसका विरोध करिए, ये चीज ही गलत है, सोच गलत है, ये इंक्लूसिव सोच नहीं है। गंगा संस्कृति कहिए, अगर इसी टर्म में बात करना है तो वही सब को अपने आप में समेट करके आगे बढ़ती है, असिमिलेट करती है। और गंगा यमुना के पानी को भी वही स्टेटस देती है जो गंगा के पहले वाले पानी अपने पानी का रहता है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है।
ठीक। इसमें दिक्कत ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी माइनॉरिटी का डेफिनेशन ही नहीं है। तो जो पहली बार जो डेफिनेशन बना था, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का एक्ट आया था जो 1992 का शायद, तो उसमें नाम लिख दिया कि भाई ये 5 माइनॉरिटीज़ हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसमें जैन्स को ऐड किया गया 2014 में, तो अब 6 हो गई हैं नोटिफाइड। तो एक तरीके से ये सिर्फ नोटिफिकेशन की ही दिक्कत है। नोटिफिकेशन है, हाँ, नोटिफिकेशन। तो उसमें आप कुछ भी नोटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि क्या क्राइटेरिया है आपका। देखिए, आप पॉलिसी पहले माइनॉरिटी, अब डिपार्टमेंट बनाए तो पहले आप माइनॉरिटी पॉलिसी बनाए। आपके पास माइनॉरिटी पॉलिसी है ही नहीं। अगर आपको लगता है जो माइनॉरिटी के लिए स्पेशल एक पॉलिसी की जरूरत, तो पहले पॉलिसी तो बनाइए। पॉलिसी कहाँ है? क्या है आपका माइनॉरिटी पॉलिसी? कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसे जब मन हुआ जिसको लगा, वो सब इलेक्टोरल कन्वीनियंस से सारा काम यहाँ होता है। अपीजमेंट, नेशनल इंटरेस्ट को या नेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके कुछ हो नहीं रहा है। और एक और जो दुर्भाग्य है वो अब ये होने लगा है कि SC ST और एड्रेस में जो सभी नेता बोलने लगे हैं, या पॉलिसीज़ में भी आने लग गया है कि ST SC और माइनॉरिटीज़, दलित, पिछड़ा, ये सब एक तरीके से कंबाइन कर दिया गया है। माइनॉरिटीज़ को, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ बार बार जोड़ा जाता है मैन्युफैक्चर्ड तरीके से। जबकि जब आप लिटरेसी की बात करें या एजुकेशन की बात करें या फिर इकोनॉमी की बात करें, उनमें सभी में माइनॉरिटीज़ बहुत आगे हैं SC ST से। देखिए, SC ST से और माइनॉरिटी में, अगर माइनॉरिटी में क्रिश्चियन को लीजिए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो डोमिनेंस है, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों का। मुस्लिम का लीजिए तो कहाँ SC कहाँ मुस्लिम, कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ आप लोकली भी बहुत सारा रिसोर्स आपके पास है, सब कुछ है आपके पास। क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम के साथ? कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? अगर लोग थोड़ा कोई परहेज आपसे कर रहा है तो वो अपने सिक्योरिटी के कारण कर रहा है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो कि उसके कारण वो सजगतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो सजग हो रहा है आपसे। अगर वो आपका काम छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए लव जिहाद का ही मामला है, बहुत सारा ऐसे मामला है, तो अगर ये सब छूट जाएगा तो अपने आप लोग आपसे उतना परहेज नहीं करेंगे। अगर आप अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट तो नहीं करते, जो हमारी लड़की जो है मुस्लिम से ही शादी करे, तो आप दूसरी कम्युनिटी से क्यों चाहते हैं अपनी लड़की को लाना अपने कम्युनिटी में? नहीं, इसमें एक ये दिक्कत भी है ना कि मान लीजिए कोई भी एरिया है, किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन है। एक डिस्क्रिमिनेशन, उसको अब डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया जाता है। अब आपका मान लीजिए कोई जैन सोसाइटी है, तो वो ऑफकोर्स किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि जो मीट खाता हो। वहाँ पे किसी का घर है तो कोई वेजिटेरियन है, वो नहीं चाहेगा कि कोई मीट खाने वाला उधर आए। तो इस तरीके से कई फैक्टर्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के साथ है। आप दिल्ली में चले जाइए फ्लैट लेने के लिए, हरियाणा वालों को भी दिक्कत होती है, और मतलब जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। अभी बेंगलोर में एक चल रहा था कि लोग उन्हीं को फ्लैट दे रहे हैं जो IIT IIM से पढ़े हैं, और वो उस एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। तो मतलब लोगों का अपना प्रेफरेंस है, उसको आप डिस्क्रिमिनेशन करके बात करेंगे तो फिर नहीं करो। आप उसको अपना प्रेफरेंस रखने का अधिकार है कि नहीं? पसंद नापसंद का अधिकार है कि नहीं? पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो इसमें लास्ट में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था। क्यों, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, या जो हमारी जो पॉलिसी है आरक्षण वाली, वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होती है, जो कॉलेज भी हैं, क्योंकि उसमें 50% आरक्षण माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी खुद की कम्युनिटी के लिए है। लेकिन आपने इसमें दिखाया है कि जो क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं इन सभी माइनॉरिटीज़ में से, वहाँ पे 50% है ही नहीं माइनॉरिटीज़। बच्चों में उनके पढ़ने वाले हैं ही नहीं। ज़्यादातर 70%, 80%, 90% दूसरी कम्युनिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी स्टेटस जो है वो माइनॉरिटीज़ का प्रिविलेज स्टेटस मिला हुआ है उनको।
देखिए दिक्कत क्या है, जो इसका जो क्राइटेरिया है उसमें ये नहीं है जो स्टूडेंट किस कम्युनिटी का पढ़ता है, उसमें क्राइटेरिया है जो स्कूल को चला कौन रहा है, यस, गवर्निंग बॉडी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो इसको अगर चेंज कर दे, जो भाई कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं किस कम्युनिटी के, उसके आधार पर हम स्टेटस देंगे, तो इसमें काफ़ी समाधान हो जाएगा इस इशू का। मतलब ऐसे ऐसे, हाँ, अब समाधानों पे बात करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमने जी। देखा कि आपको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है। नोटिफिकेशन की जरूरत है बस। और जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि भाई इतने में अगर ऐसा है तो अभी आप उसको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन घोषित करेंगे। नहीं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जरूरत क्या है, क्या जरूरत है? नहीं, बताइए। उसमें तो वो तो आर्टिकल 29 और 30 कहता ही है कि भाई अपने माइनॉरिटी अपना बनाए अपने रिलीजन के लिए, वो कोई बनाना चाहती है तो वो बनाए, लेकिन वो गवर्नमेंट का सिर्फ, इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए क्यों, ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैन बी गिवन दैट प्रोटेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें माइनॉरिटी का लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बात यह है कि इसमें सभी की सभी चीजें बिना कॉन्स्टिट्यूशन बदले की जा सकती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो इंडिया को एक इम्प्लिसिट हिंदू राष्ट्र के रूप में उन्होंने बनाया, इसीलिए माइनॉरिटी का प्रोविजन रखना पड़ा। अच्छा, वो एज्यूम किया, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन है, हाँ। क्योंकि इतना मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक वर्ड सेकुलरिज्म का नहीं आया। और जब केटी शाह ने प्रपोज किया था 13 दिसंबर 1948 को, जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म उसमें जोड़ा जाए, तो नेहरू जी, अंबेडकर सबने विरोध किया। जो हम फ्यूचर के जनरेशन को बांध नहीं सकते हैं, जो वो देश को कैसे चलाना चाहते हैं, तो वो लोग इस पर जो है थोड़ा उस ढंग का वो लोग ऐसा अप्रोच नहीं था जैसा लोग बता रहे हैं, जो बहुत सेकुलर। तो सेकुलर अगर इतना उन लोगों को था तो वर्ड डाला क्यों नहीं डाला, रिजेक्ट किया, प्रपोजल आया रिजेक्ट कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? लेकिन वो लोग अपने को थियोक्रेटिक स्टेट भी नहीं बनाना चाहते थे, तो इस इम्प्लिसिट हिंदू राष्ट्र ये बनाया गया। ठीक है, और क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में मुस्लिम स्टेट बन गया था, तो इन लोगों का थोड़ा ये तो था, क्योंकि जैसे आपके हिंदू के जो रिलीजियस ट्रस्ट है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। क्यों है कंट्रोल? क्योंकि हिंदू के संस्थाओं में या हिंदुओं को और नेशनल पॉलिसी में दोनों में अंतर नहीं रखा है, दोनों एक ही चीज़ समझा गया। जो लॉ है तो वो सब हिंदू के पर अप्लीकेबल होगा, क्यों कि दोनों एक ही है। मुस्लिम को सबसे छोड़ने वाला ये माइनॉरिटी है, ये हिंदू राष्ट्र है इसीलिए वो माइनॉरिटी है। अगर सेकुलर है तो फिर माइनॉरिटी कहाँ से? फिर तो कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये इंडिया सेकुलर है या एक इम्प्लिसिट हिंदू राष्ट्र है। अगर इम्प्लिसिट हिंदू राष्ट्र है तभी माइनॉरिटी का कोई एग्जिस्टेंस बनता है। अगर सेकुलर इंडिया कंट्री है तो सेकुलर का तो पहला यही है जो भाई इक्वी डिस्टेंस टू ऑल रिलीजन, तो वो तो है ही नहीं आपका। आपने संविधान में डाल दिया है सेकुलर, तो आप इक्वी डिस्टेंस तो नहीं है, तो आप फॉलो करिए। चाहे तो इक्वी डिस्टेंस, हमको सेकुलर बनना है सही सेंस में, या नहीं तो हमारा जो इम्प्लिसिट हिंदू राष्ट्र है वो है। तो इसमें ये सारी जो दिक्कतें हमने बताई कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कॉलरशिप्स में और तरह तरह की बातें हैं, माइनॉरिटी पॉलिसी के साथ जो दिक्कतें हैं, इनके बारे में सॉल्यूशन क्या है? आपने उसमें भी रिकमेंडेशंस कुछ दिए थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि ये अगर हम कर दें तो काफ़ी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। कौन सी समस्या? यही माइनॉरिटी पॉलिसी वाली। देखिए माइनॉरिटी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। पहला ये है जो आपको पॉलिसी बनाई है, जो हमारा रिलीजियस माइनॉरिटी है, पहले तो क्लैरिटी लाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। हाँ, क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं। कैसे करने का बात अलग है। तो कैसे करना तो वो तो है, लेकिन क्यों करना चाहते हैं वो यही पता नहीं है। तो ये डिसाइड कर लिए जो हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। हमको माइनॉरिटी पॉलिसी एक लानी चाहिए। और मेरे सोचा माइनॉरिटी पॉलिसी नहीं, यहाँ जो है एक रिलीजियस पॉलिसी होना चाहिए। उसी में सब कवर्ड हो जाएगा। इंडिया के पास कोई रिलीजियस पॉलिसी नहीं है। जो रिलीजियस मैटर्स को हम कैसे देखेंगे, चाहे मेजॉरिटी के रिलीजन का मामला हो या माइनॉरिटी के रिलीजन का मामला हो, उसको हम कैसे देखेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। तो माइनॉरिटी का क्या मतलब है?
उसी में सब आ जाएगा रिलीजियस। उसमें मैं जो मेजॉरिटी रिलीजनिस्ट को कैसे हम डील करेंगे, उसके जो ट्रस्ट है ये है, उसके लिए अलग से कानून बना लीजिए, या जो है उसको जैसे रखना है वैसे रखिए। माइनॉरिटी को हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है या क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए अलग से बना लीजिए, हो गया। तो रिलीजियस पॉलिसी की यहाँ जरूरत है, माइनॉरिटी पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा, आप कैसे किसी कम्युनिटी के लिए आप डिपार्टमेंट बना सकते हैं? आप एक जगह समानता की इतना बात करते हैं, प्रियम्बल में आप समानता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सब की बात किए हैं, आर्टिकल 14 इसमें आप समानता की बात किए हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक 2-4 कम्युनिटी को मिला करके एक कैटेगरी बना करके और उसके लिए आप मिनिस्ट्री बना देते हैं। ये क्या मतलब है? मिनिस्ट्री जो बनना है वो भारत के लोगों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकती है? और इसमें तो ऐसे ऐसे कानून है कि जैसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक बॉडी है जो रिकॉग्निशन देती है कॉलेजेस को, स्कूल्स को, कि आप माइनॉरिटी एजुकेशन हो या नहीं हो, इंस्टीट्यूट हो या नहीं हो। उस बॉडी में आप हिंदू किसी को मेंबर ही नहीं बन सकता है। देखिए ये बना कब? ये 2004-05 की बात है। 2004 के दिसंबर में, दिसंबर की नोटिफिकेशन से जनवरी में हाँ आया है। नहीं, दिसंबर में ही आ गया था शायद। दिसंबर में आ गया था, लास्ट वीक के आसपास ये बना है। ये कौन बनाया था? यूपीए गवर्नमेंट में। यूपीए गवर्नमेंट में सबसे प्रभावी किसका था भूमिका? जो सोनिया गांधी जी का जो एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल एडवाइजरी कमीशन। उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें जो है वो स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरी के जो स्कूल चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हीं का है। उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया जब भाई उसके इंटरेस्ट को कोई टच ना करे। क्योंकि उससे पहले एक बार इंडिया गवर्नमेंट आ गई थी अटल जी का, तो लगा जो हो सकता है फ्यूचर में भी कभी कुछ आए, तो इसलिए उसके इंटरेस्ट पर कभी कोई आंच ना आए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दिया जाए, और कोई बात नहीं है। सही। अच्छा ये बताइए कि आपने इंडियाज़ माइनॉरिटी रिपोर्ट लिखी, तो ये ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट लिखने का आइडिया या इसका कहाँ से आपने सोचा, या प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों करना चाहिए इसको ग्लोबल? अब भारत में आपने देख लिया कि कितनी सारी दिक्कतें हैं माइनॉरिटी की, तो ये बाहर देखने का, दूसरे देशों को कंपेयर करने का ये आइडिया कहाँ से आया? ये देखिए, इसका बैकग्राउंड हमने रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में दिया है। जब बराक ओबामा यहाँ आए थे तो अपने अंतिम भाषण में जो श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में दिए थे, तो उसमें उन्होंने इंडिया का आर्टिकल 25 को रेफर किए थे और कहे थे जो भाई इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम का जो है वो स्थिति ठीक नहीं है। उनका कहने का ये मतलब था। तो आपके क्वेश्चन में ये लिखा है, आपको अपने क्वेश्चन को फॉलो करना चाहिए। तो तभी मन में लगा जो भाई क्या है, मामला क्या है। तो वो आइडिया उसी समय कंसीव किया जब हम लोग ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, प्रयास किए, समय लगा, ठीक है। 2019 में अल्टीमेटली हमने चालू किया इसको बनाना, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे जो इंडिया का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है और बाकी का जो कंट्री का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, दोनों में क्या है, स्टेटस में क्या अंतर है, एक कंपैरेटिव पिक्चर आना चाहिए। तो अब इंडिया थोड़ा इंडिया सेंट्रिक रिपोर्ट है, ठीक है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमने उसको टेक्निकली बहुत साउंड बेसिस पर हमने ये सारा काम किया है। हमने वेरिएबल्स डेवलप किया, हमने पहले डिफाइन किया जो भाई किस किस एस्पेक्ट पर हम पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। तो एक देखा जो स्टेट रिलीजन न्यूट्रलिटी इंडेक्स, मतलब स्टेट रिलीजन जो है रिलीजियस माइनॉरिटी के मामले में या रिलीजन मामले में कितना न्यूट्रल है। तो इस अगर स्टेट न्यूट्रल रहेगा तो फिर माइनॉरिटी के साथ परसिक्यूशन नहीं होगा। तो एक हमने उसको पैमाना बनाया कि गवर्नमेंट या स्टेट के बेसिस पे कि वो किसके साथ भेदभाव करता है या नहीं करता है। ठीक है, एक पैमाना बनाया, उस पर हम वेरिएबल्स लिए जो कौन कौन पैरामीटर्स हो सकते हैं जिससे हम पता लगाए जो कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं है। तो उस सब वेरिएबल्स हमने लिया। सेकेंड लिया जो भाई स्टेट जो है कोई वो अपने रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में कितना इंक्लूसिव है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो एक जो गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे हेड ऑफ द स्टेट
या और जो कुछ इम्पोर्टेंट, वो सब रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए ओपन है कि नहीं। बहुत सारे कंट्री है जिसमें लिखा हुआ है जो कोई मुस्लिम ही ये बन सकता है, ठीक है। तो अगर बंद, इसका मतलब माइनॉरिटी के लिए या दूसरे जो सिटीजन्स हैं उसके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी बंद है। ठीक है, तो मैंने इसको भी एक पैमाना बनाया, उसमें और भी 8-9 वेरिएबल्स है, उस सबको मैंने लिया, ठीक है। उसके आधार पर मैंने देखा जो कौन स्टेट कितना इंक्लूसिव है रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में। उसके बाद ये दोनों मिला करके जो रिजल्ट आया वो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स है, ठीक है। इसके अलावा एक और हमने इंडेक्स डेवलप किया, वो है डिस्क्रिमिनेशन का इंडेक्स, जो कोई भी कंट्री कितना डिस्क्रिमिनेट करता है अपने रिलीजियस माइनॉरिटी को के साथ। तो उस पर भी हमारा 7-8 वेरिएबल्स है, और उसके आधार पर मैंने हर एक स्टेट का देखा जो कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो उस सब का परिणाम जो है ये आया। अब जहाँ तक क्यों बनाया, तो वो इसीलिए बनाया क्योंकि जैसे मैं ये देखा, जो सभी देश के कंस्टिट्यूशन देखा, जो जितना इंडिया अपने रिलीजियस माइनॉरिटी को दे रहा है कोई कंट्री वर्ल्ड में नहीं दे रहा है। और इंडिया को लेक्चर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है जो इंडिया में एक फासिस्ट गवर्नमेंट है, जबकि इंडिया सबसे इंक्लूसिव है। तो ये रैंकिंग में सभी में इंडिया सबसे ऊपर है। हाँ, आपकी रिपोर्ट में। हाँ, इंडिया जो है वो नंबर 1 है इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में। अच्छा। और ये 4 जो इंडेक्स है ना, शायद 4 पैरामीटर्स पे जिस पे आपने किया है जी, इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ये सब बहुत अच्छे देश है इस मामले में। अपने रिलीजियस माइनॉरिटी के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही मिला है रिलीजियस माइनॉरिटी को। तो ये जो बोलने वाले देश हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वो सब पीछे है, वो पीछे है। अमेरिका भी पीछे है। अमेरिका भी पीछे है, क्योंकि अमेरिका में मान लीजिए जैसे इंक्लूसिवनेस का हमने एक उदाहरण दिया, तो जैसे वो हेड ऑफ द स्टेट जो ओथ कैसे लेता है, मैंने देखा जो वो रिलीजियसली न्यूट्रल मैनर में लेता है या किसी रिलीजन के प्रति अपना एसोसिएशन दिखाते हुए लेता है। तो अमेरिका में देखे जो भाई लेता जो है ओथ, वो बाइबल को टच करके लेता है, ठीक है। वहाँ के नोट में डॉलर में भी देखिएगा जो गॉड का है कुछ चर्चा, एंड गॉड वी ट्रस्ट। लेकिन उसमें ये भी है ना कि जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो वो कुरान या गीता पे भी ले सकता है। दूसरा मैंने एक लिया जो प्रेसिडेंट है कि नहीं, जो कोई माइनॉरिटी का हेड ऑफ द स्टेट बना है, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, तो आज तक अमेरिका में नॉन क्रिश्चियन तो कोई नहीं बना है, तो कैसे आप इंक्लूसिव मान लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक्चुअल पॉलिसी में तो है। एक्चुअल तो ऐसा सिचुएशन नहीं है वहाँ। यहाँ तो हेड ऑफ द स्टेट बहुत बने हैं, जबकि उसमें तो कैथोलिक भी दूसरा ही, अभी जो बाइडन दूसरे कैथोलिक प्रेसिडेंट है। हाँ। कैथोलिक का बनना भी पहले बहुत मुश्किल होता था। तो वुमेन तो बनी नहीं है तो वो लोग दूसरे कंट्री को लेक्चर देते रहते हैं, अपना देखते नहीं है। अच्छा, इसमें आपने सबसे सरप्राइजिंग आपके लिए जो फाइंडिंग थी वो क्या थी? ग्लोबल माइनॉरिटीज, यही मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग यही था जो इंडिया नंबर 1 है। क्योंकि हम लोग भी नहीं मान करके चल रहे थे जो इतना इंडिया नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग अपना मैथमेटिकल मॉडल वगैरह सब दिया हुआ है हमारे इसमें, हाँ, मैंने उसके देखा आधार पर हम जब देखा तो इंडिया नंबर 1 आ रहा था। हम लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो क्योंकि हम लोग को लग रहा था जो 10, 12, 15 इस पोजीशन में इंडिया जाएगा। लेकिन जब देखा सारे वेरिएबल सब ने देखा इंडिया नंबर 1 आ रहा था। ये बहुत सरप्राइजिंग था हम लोगों के लिए। और बाहर के किसी देश के बारे में आपने कुछ अच्छा सोचा हो, या वो निकल के नहीं आया उस तरीके से कि भाई ये तो मॉडल है, लेकिन फिर वो देखा तो नहीं निकला? ऐसा नहीं निकला मॉडल। जैसे यूएसए वगैरह के बारे में सुनते थे, मान लीजिए जैसे फ्रांस का है, फ्रांस के बारे में है जो बहुत सेकुलर कंट्री है, ठीक है। लेकिन वो मान लिए ऐसा कुछ न कुछ तो वहाँ मतलब पॉलिसी अब ले रहा है, बड़ी सिक्योरिटी के नाम पर ही ले रहा है, जिसमें वहाँ का जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम, वो प्रभावित हो रहा है। यहाँ इंडिया में तो नहीं ऐसा कुछ है। तो उस पर भी आपको इंडिया को मार्क्स तो देना पड़ेगा। इंडिया यहाँ सब कुछ सह लेता है, लेकिन फिर भी कुछ करता नहीं है, मतलब जो भाई सिक्योरिटी कंसर्न को भी आधार बना करके। हाँ, इतना बड़ा देश है। अब बाकी जो रिपोर्ट बना रहे हैं दूसरे कंट्री वाले, अब कोई 2-4 इंसिडेंट हो गया उसको आधार बना करके पूरा देश का रिपोर्ट कार्ड इशू कर देते हैं। अरे
अरे भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, उसका कंसर्न क्या कर रहा है, उसका लॉ क्या कर रहा है, उसका आप उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल क्या है उसको आप देखो। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो हम सारी ये प्रो माइनॉरिटी सेंट्रिक या माइनॉरिटी फर्स्ट का जो अप्रोच है इंडिया की माइनॉरिटी पॉलिसी का, ये भी इन पूरे किसी देशों में इतनी राइट्स और खुली छूट भी नहीं होगी कहीं पे, नहीं पूरे वर्ल्ड में जो अपने ही जो मेजोरिटी है उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करके। देखिए यहाँ क्या है, जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, वो एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन है, प्रोजेलेटाइजिंग रिलीजन है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो कन्वर्जन में बिलीव नहीं करता है। तो अब आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसमें प्रोपगेशन को डाल दिए। अब रिलीजन का प्रोपगेशन से क्या मतलब है, मार्केटिंग से क्या मतलब है? तो आपने दो मतलब एक सनातन धर्म को एक प्रोपगेशन वाला क्लॉज डाल करके एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में कंसर्न में ही डाल दिया गया है, और उसका रिजल्ट ये हुआ इतना कन्वर्जन हो रहा है। हालांकि उनका उद्देश्य तो नहीं था कि ऐसे होगा, कन्वर्जन के खिलाफ ही। मैं जो कंसर्न जो लोग बना रहे थे, मुझे लगता है जो किसी वर्ड का इम्प्लीकेशन क्या होगा उस पर बहुत ज़्यादा गहनता से विचार किए होंगे, लेकिन गहनता में वो लोग सोचे नहीं। भले ही विचार किए होंगे लेकिन गहनता से ऐसा कुछ सोच करके किया गया है ऐसा मुझे नहीं लगता है। और उसका ये भी नहीं देखा कि 10 साल बाद 20 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा। प्रोपगेशन का क्या मतलब है? बाकी सब ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम ये सब दीजिए, प्रोपगेशन का क्या मतलब है? प्रोपगेशन तो ये भी हो सकता है, देखिए पब्लिक ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, पब्लिक ऑब्जर्वेंस डालिए जो पब्लिकली अपने रिलीजन को मना सकते हैं। देखिए अभी जैसे सारे धर्म गुरु हैं वो अपने प्रवचन देते हैं, तो वो भी तो वो पब्लिक नहीं वो पब्लिक ऑब्जर्वेंस है। अच्छा। दोनों में अंतर है। एक है जो अपने रिलीजन को फैलाने के लिए आप कुछ करते हैं, वो प्रोपगेशन में आएगा। ये पब्लिक ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन है। दोनों में अंतर करना हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, जो भारत की माइनॉरिटी पॉलिसी के दौरान आपने कितना रिसर्च किया होगा? आप मेरे ख्याल से बहुत जगह घूमे भी होंगे, काफ़ी लोगों से बात भी की होगी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारा आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। उसमें आपको सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या आपके सामने आई कि भाई ये तो हद है कि इतना कुछ है और ये हमको पता ही नहीं था, इतना ऑब्वियस चीज़ है? देखिए हम लोग भी जब हम चालू किए तो हमको भी जैसे सच्चर कमेटी वगैरह सब जो ये सब इम्प्रेशन बनाया था जो भाई माइनॉरिटी के साथ जो है बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में जो है माइनॉरिटी की संख्या घट रही है 1947 से वो लोग लिए हैं। तो ये सब क्या है ये सब, तो हम भी इसीलिए हम इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट बनाए थे, वो देखना चाहते थे। जब हम देखे तो मैं देखा जो ये तो देखने का जो नज़रिया ही अलग है, नज़रिया ही गलत है। जब गवर्नमेंट जॉब को बना रहे हैं तो ये तो गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं? गवर्नमेंट जॉब में तो एससी बहुत है, गवर्नमेंट जॉब में एससी बहुत आ गया है, तो इसमें एससी डेवलप हो गया बहुत क्या? गवर्नमेंट जॉब कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब उसकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति क्या है ये सब देखना पड़ेगा। तो वो हमने देखा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ओवरऑल आर्थिक स्थिति अच्छा था सबका। और जो भी कहीं कुछ है कमी वो उन लोगों का अपना इंटरनल कारण से है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि उन लोगों के पास प्रेफरेंस उन लोगों को दिया गया है, जितना हो सकता है उतना दिया गया है। तो आपको लगता है कि जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट मतलब एक कमेटी बनाई गई थी उस समय, उनका पहले से ही निश्चित था कि भाई हमको किसी न किसी तरीके से ये प्रूव करना है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं डिस्क्रिमिनेटेड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, और उसके ऊपर फिर हम पॉलिसी बना सकते हैं? आपको उसी पर्पस के लिए बनाया गया है, जो पता करिए जो वो कितना बैकवर्ड है, तो आपको पता करना था, तो उद्देश्य यही था। हाँ, और उसके फिर कारण तो आप दे ही देंगे। हाँ, दे ही देंगे कि आपने एक बार ये एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए स्टैटिस्टिक्स में एक तो प्रॉब्लम रहता ही है, जो आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, डाटा जो है सेलेक्टिवली आप चूज कर सकते हैं। तो आप अगर आपको मुस्लिम को माइनॉरिटी ये बैकवर्ड दिखाना है तो आप कहाँ कहाँ दिखाएंगे? आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले लीजिए, ठीक है, वहाँ आपको लगेगा जो भाई वहाँ तो कम है,
ठीक है, आप देखेंगे सुबह गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो देखिए भारतीय समाज पर जो कुछ सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, उसमें जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में डोमिनेंस है। ऐसे बहुत सारा सेक्टर है जिसमें कंपनी का डोमिनेंस है, उसकी चर्चा तक भी आप नहीं किए। तो आपको उनको वल्नरेबल, मार्जिनलाइज ये दिखाना था, तो ताकि इसीलिए आप उनको और भी बेनिफिट्स दे सके, बेनिफिट दे सके, उनको एक वोट बैंक बना के रख हाँ, सके। उसको जो भी कुछ करना है उसके जस्टिफिकेशन के लिए ये सारा किया गया। इससे क्या होता क्या है, जो अगर उसका मतलब माइनॉरिटी वाला जो आइडेंटिटी है उसको और मजबूत कर रहे हैं, और नेशनल आइडेंटिटी जो है, नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो मामला है, जो नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट होने वाला, वो कमजोर पड़ता है। मैं ये नहीं कहा गरीब है तो दीजिए ना बेनिफिट्स, तो देखिए वो मुस्लिम है या किसी और कम्युनिटी का गरीब है, इसके कारण हमको देना है, इसका क्या लॉजिक है? सही बात है। देश का सिटीजन है, गरीब है, उसको मिलना चाहिए मदद। सर मैंने पहली वाली पढ़ी थी आपकी रिपोर्ट, काफ़ी अच्छी थी, ये भी मैं पढ़ूंगा। कल ही आपका बुक लॉन्च हुआ, उसमें मैं लेके आया हूँ, तो समय नहीं मिला है। आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही काफ़ी अच्छा जो एग्जॉस्टिव आपका रिसर्च रहता है, और काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट और नई इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है, जो मतलब जिसकी चर्चा नहीं होती है मेन स्ट्रीम में। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये दोनों रिपोर्ट लिखने के लिए, और आप ऐसा ही काम करते रहें। थैंक यू सर।